हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। तो हमने शुरू की हुई है एनसीईआरटी की समरी, जिसमें हम 6th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं 7th क्लास की ज्योग्राफी की समरी और ये हमारा 8th लेसन है। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन की जो मानवीय पर्यावरण है, इसमें ट्रॉपिकल रीजन उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश हैं, उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि वहाँ का जो जीवन है वो कैसा है, वो कौन सी रेखा से होकर गुजरता है, वहाँ का जो लोगों का लाइफस्टाइल है, वहाँ पर कौन से जानवर पाए जाते हैं, वहाँ पर जो जंगल हैं उनके बारे में हम एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे और हम बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज हमें। तो देखते हैं लाइफ ऑफ अमेजन बेसिन। सबसे पहले इस लेसन को शुरू करने से पहले हम बेसिन वर्ड का मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिन होता क्या है। अमेजोन, जैसा कि आपको पता है, हमने पहले वाले चैप्टर्स में भी पढ़ा हुआ था कि जो अमेजोन रिवर है, अमेजोन रिवर विश्व की सबसे विशाल, सबसे लार्जेस्ट जो रिवर है वो कौन सी है? अमेजोन। और ये कहाँ बहती है? इक्वेटर पर, इक्वेटर पर है। हम फिर उसी के बारे में देखेंगे कि जो ये अमेजोन बेसिन है, अमेजोन बेसिन क्या होता है कि जहाँ से आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ आपको यहाँ पर ब्लू ब्लू वाली लाइन से दिख रही होंगी, ठीक है। ये सारी क्या है? ये सभी बेसिन है कि जहाँ तक इस रिवर का ये रिवर है जो अमेजोन रिवर, जहाँ जहाँ ये होकर गुजरती है तो वहाँ पर उसे हम क्या कहते हैं? उसे बेसिन कहते हैं। तो ये सभी क्या है? अमेजोन बेसिन है। और यहाँ पर जो आपको पतली पतली नदियाँ दिख रही होंगी, ठीक है, ये सभी क्या है? ये ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ हैं। जब ये छोटी छोटी नदियाँ दूसरे नदियों में जाकर मिल जाती हैं, बड़ी विशाल नदियों में, उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, ठीक है। तो हम अब देखेंगे कि ये जो हमारा अमेजोन बेसिन है, ठीक है, ये कहाँ पर है? सबसे पहले ये भी हमें पता होना चाहिए, ये साउथ अमेरिका में है। कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। अमेजोन यहाँ पर लिखा भी हुआ है, द अमेजोन बेसिन इन साउथ अमेरिका। इनकी बात करते हैं तो ये जो अमेजोन बेसिन है ये कहाँ से कहाँ तक, कौन सी डिग्री तक स्थित है? तो ये 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक ये इसके बीच बीच में पड़ता है। ये देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर 10 डिग्री है। देखिए यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 10 डिग्री। तो इसके बीच में ज़्यादातर जो हिस्सा है वो इसके बीच में ही पड़ रहा है। इसके बीच वाला जो हिस्सा है ये कहाँ पर है? अमेजोन बेसिन वाला हिस्सा, यहीं पर अमेजोन रिवर जो बहती है। और इसको हम इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। कौन सा रीजन कहते हैं? इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल हमें पढ़ा था ना, क्या होता है इक्वेटोरियल? इक्वेटर क्या होती है? जो भारत को पूरे 2 भागों में बांटती है। कौन कौन से हेमिस्फेयर में? ये ऊपर वाला जो हो गया नॉर्थ हेमिस्फेयर, और नीचे वाला जो हो गया वो हो गया साउथ हेमिस्फेयर। उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में, दक्षिणी हेमिस्फेयर में ये हमें बांटती है। तो हम इसको देखेंगे। जो अमेजोन रिवर है, अमेजोन रिवर कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कौन कौन से देश हैं। यहाँ पर देखिए, एक तो है पेरू, ब्राज़ील, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला। तो इन देशों से होकर गुजरती है। अभी हम उन देशों को मैप पर भी देखेंगे कि ये एक और इन्होंने बात कही हुई है कि जो ये रिवर्स होती हैं वो फ्लो करती हैं अनदर बॉडी में, किसी और जगह अगर वो फ्लो करती हैं, किसी जैसे कि एक नदी दूसरी नदी में गिर रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मुहाना कहते हैं। हिंदी में मुहाना, इंग्लिश में माउथ कहते हैं, रिवर्स माउथ। अब देखेंगे कौन कौन से देश होकर गुजरते हैं। सबसे पहले ब्राज़ील था, तो आपको यहाँ पर ब्राज़ील दिख रहा होगा। यहाँ पर ओलंपिक्स हुए थे रियो में, अगर आपको याद हो। यहाँ पर आपको ब्राज़ील हो गया। अभी आ गया दूसरे नंबर पर पेरू। अब यहाँ पर आपको पेरू दिख रहा होगा, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, ठीक है। और कौन सी कंट्री थी? सारी कंप्लीट हो गई। तो ये सारी कंट्रीज आपको याद करनी है कि ये सारी यहाँ से होकर गुजरती हैं। ये जो अमेजोन रिवर है, अमेजोन बेसिन है, इन्हीं देशों में लगभग फैला हुआ है। और इक्वेटर जो है इन्हीं देशों से होकर गुजरती है। तो देखते हैं अब कि ट्रिब्यूटरीज हमने पढ़ ली थी कि ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? ट्रिब्यूटरी सहायक नदियाँ होती हैं, जो कि बहुत छोटी छोटी नदियाँ होती हैं। वो जब मेन रिवर्स में, देज आर स्मॉल रिवर्स जॉइन द मेन रिवर, कि वो मेन रिवर में जब वो जाकर मिल जाती हैं तो वो क्या बनाती हैं? वो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, वो मेन रिवर में गिर जाती हैं और बेसिन बना देती हैं, ठीक है। द ड्रेन एंड एरिया फॉर्म्स अ रिवर बेसिन और कैचमेंट एरिया, उसे हम
रिवर बेसिन या कैचमेंट एरिया कहते हैं जब छोटी छोटी सहायक नदियाँ एक किसी विशाल नदी में जाकर मिल जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रिवर बेसिन कहते हैं। और ये जो हमारा विश्व का सबसे लार्जेस्ट बेसिन है वो कौन सा है, अमेजोन बेसिन, जिसकी हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं। जो हम पढ़ रहे हैं अभी ये कौन सा है, ये अमेजोन बेसिन की ही बात कर रहे हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ का जो तापमान है, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, यहाँ पर लोग क्या खाते हैं, यहाँ का जो वन्य जीव है, यहाँ पर जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं, यहाँ पर पक्षी हैं जो बर्ड्स हैं वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ का जो क्लाइमेट है, जैसा कि आपको पता है कि हमने अभी रिवर में देखा कि ये 0 डिग्री से लेकर, अभी ये देखिए यहाँ पर ये 0 डिग्री से लेकर अभी हमने देखा कि ये 0 डिग्री से 10 डिग्री तक नॉर्थ और 10 डिग्री तक साउथ तक ये स्थित था। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ऊपर वाली कैप्रिकॉन कैंसर है, नीचे वाली कैप्रिकॉन है। तो यहाँ पर जो है इसके बीच में जो 10 डिग्री वाला भाग है यहाँ तक, ठीक है, ये 10 डिग्री तक, 10 डिग्री तक, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो 23.5 डिग्री है, कितनी है 23.5 डिग्री, और ये भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी 23.5 डिग्री पर स्थित है। तो हमने 10 डिग्री की बात करनी है, हमने यहाँ 10 डिग्री साउथ और 10 डिग्री नॉर्थ की बात करनी है। तो यहाँ का जो तापमान होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो होती है गर्मी, सूरज की किरणें जो सनलाइट होती हैं वो यहाँ पर सीधी पड़ती हैं इस वाले एरिया में, ठीक है। अगर इस वाले एरिया में सूरज की किरणें सीधी पड़ेंगी तो जो वाष्पीकरण है, इवापोरेशन वाली प्रक्रिया है, वो बहुत ही जल्दी होगी और यहाँ पर क्या होगा, फिर सारा साल ही वर्षा होती रहेगी। बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ेगी और सारा साल वर्षा भी होती रहेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो कैसा होगा, वो होगा हॉट एंड वेट क्लाइमेट, कि वहाँ की जो हवा में ह्यूमिडिटी है, जो नमी है, वो बहुत ही ज़्यादा होगी। और यहाँ की जो बहुत डेज एंड नाइट, जो रात और दिन, वो इक्वली, वो दोनों ही दिन रात गर्म होंगे और ह्यूमिड होंगे। उनके जो वातावरण में पानी की जो मात्रा है वो होगी, वो बहुत ही ज़्यादा होगी। और जो स्किन होगी वहाँ पर जो लोग रह रहे होंगे तो रात को कैसा फील करेंगे, चिपचिपा टाइप, स्टिकी फील करेंगे, क्योंकि हवा में अगर पानी की मात्रा होगी ज़्यादा तो वो फिर स्टिकी फील करेंगे ना। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, कि यहाँ पर सारा साल वर्षा होती रहती है। हमने पहली लाइन में ही पढ़ा था कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बिना वार्निंग के भी अचानक से ही बारिश हो जाती है, किसी को कोई पता नहीं लगता। और रात को, दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। कौन से में, दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरणें बहुत ही सीधी पड़ती हैं। और जो ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी हमने पढ़ा था कि ह्यूमिडिटी वायु में पानी की मात्रा, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा होगी, ठीक है। और यहाँ पर नाइट का जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ही कम हो जाता है, बट यहाँ की जो ह्यूमिडिटी है फिर भी वो ज़्यादा ही रहती है। अब हम पढ़ेंगे रेन फॉरेस्ट कि यहाँ के जंगलों के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ के जो यहाँ पर, अगर आपको पता है कि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो जैसे जैसे ज़्यादा बारिश होगी तो वहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति है फिर वो भी तो उस प्रकार की होगी। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो राजस्थान में वर्षा होती नहीं है, तो वहाँ पर कैसी वनस्पति पाई जाती है, कंटीली झाड़ियाँ, थ्रोनी बुशेस, और बहुत सारी ऐसे ही हमें वहाँ पर स्पीशीज़ पाई जाती हैं कि जिनको पानी की ज़रूरत बहुत ही कम होती है। जैसे कि वहाँ पर ऊँट पाया जाएगा, जो एक बार पानी पी ले तो उसको बहुत टाइम तक प्यास नहीं लगेगी। तो इस तरह जो वहाँ का पर्यावरण है, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, वो ही डिसाइड करता है कि वहाँ के जो लोग रह रहे होंगे उनमें फिर वो तब्दीलियाँ आ जाती हैं धीरे धीरे। तो वही डिसाइड करेगा कि वहाँ की वनस्पति कैसी पाई जाएगी और वहाँ के लोग कैसे होंगे, कि अपने आप को कैसे उस एनवायरनमेंट में ढाल पाएंगे। तो यहाँ पर रेन फॉरेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ का जो फॉरेस्ट होंगे बहुत ही थिक, बहुत ही उनकी जो घनता होगी, डेंसिटी होगी, वो बहुत ही ज़्यादा होगी और ये हरे भरे ही रहते हैं। और यहाँ का जो बहुत ही ज़्यादा होने के कारण, बहुत ही ज़्यादा जंगल होने के कारण, कि ऊपर जो इनकी पत्तियाँ होंगी वो एक रूफ जैसी बन जाती है। क्या बन जाती है, एक छत बन जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो ब्रांचेज होती हैं और लीव्स होती हैं, हरी पत्तियाँ और जो ब्रांचेज होती हैं, उसकी टहनियाँ होती हैं, यहाँ पर सनलाइट होती है, जो सूरज की किरणें अंदर नहीं जा पाती। और फिर क्या होता है, अगर अंदर नहीं जा पाएंगी तो वहाँ पर डार्क होगा, बहुत ही अंधेरा होगा, और सिर्फ वही वेजिटेशन उग पाएगी, वही वेजिटेशन वहाँ पर विकास कर पाएगी, सिर्फ वही पेड़ पौधे उगेंगे जो कि बिना अंधेरे में, बिना लाइट के ही उग सकते हैं, जिनकी कैपेबिलिटी है। और यहाँ पर एक कौन कौन से पेड़ उग जाएंगे, जैसे कि इन्होंने लिखा है ऑर्चिड्स, ब्रोमिलाइड्स एंड पैरासाइट्स। ये एक
ब्रोमीलाइड एंड ऑर्चिड ये क्या हैं, एक पैरासाइट्स हैं, ठीक है। और यहाँ का जो रेन फॉरेस्ट होगा, रेन फॉरेस्ट यहाँ पर फौना क्या होता है कि जो वन्य जीव होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा होंगे इसमें। और कुछ बर्ड्स, यहाँ पर आपको एक टूकन की पिक्चर दिख रही होगी। टूकन क्या है, एक प्रकार का बर्ड है। टूकन बर्ड यहाँ पर पाए जाएंगे। कहाँ पर, आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर अमेजोन बेसिन में ये पाए जाएंगे। और यहाँ पर एक हमिंग बर्ड भी मिलेगा, पैराडाइज, बर्ड ऑफ पैराडाइज विद देयर ब्रिलियंटली कलर्ड प्लमेज। प्लमेज क्या है कि वो एक यहाँ पर बर्ड्स मिलेंगे जिनके जो उनके जो पंख हैं वो रंग बिरंगे होंगे। और ओवरसाइज्ड बिल फॉर ईटिंग मेक दैम डिफरेंट बर्ड्स वी कॉमनली सी इन इंडिया। और यहाँ के जो बर्ड्स होंगे वो बहुत ही आवाज़ करते हैं इन जंगलों में। और यहाँ पर कौन कौन से जानवर मिलते हैं हमें, बर्ड्स तो हमने देख लिया। अब यहाँ पर मोंकीज, स्लॉथ एंड आर्ट ईटिंग टैपियर्स। टैपियर्स आपको यहाँ पर टैपिर, ये टैपिर दिख रहा होगा कि ये जो चींटियाँ होती हैं ना, आंट्स होती हैं, उनको खाते हैं ये सभी जानवर हमें यहाँ पर मिलते हैं। और यहाँ पर हमें रेप्टाइल्स मिलते हैं। कौन से मिलते हैं रेप्टाइल, जैसे कि स्नेक हो गया जो कि पानी में रहते हैं, मेनली स्नेक्स और इन जंगलों में पाए जाते हैं। और क्रोकोडाइल, स्नेक्स, पाइथन, यहाँ पर सभी ये जो जंगल हैं इनसे ही भरे रहते हैं। एनाकोंडा एंड बोआ, ये भी एक प्रकार की स्पीशीज़ है जो कि यहाँ पर इन्हीं जंगलों में पाई जाती है। और यहाँ पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े, थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स, यहाँ पर जो कीड़े मकोड़े की प्रजातियाँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और एक यहाँ पर मछली होती है, कौन सी मछली, पिराना मछली। पिराना मछली उसका नाम है। वो क्या खाती है, मांस खाती है, वो भी यहीं पर हमें देखने को मिलती है। अब बात करेंगे हम कि एक ब्रोमीलाइड्स था, ये क्या था, एक ऐसा प्लांट्स है, ब्रोमीलाइड प्लांट्स। यहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो जो अपने अंडे हैं वो यहाँ पर इसी पर अंडे देने की कोशिश देते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो फ्रॉग्स होते हैं इन्हीं पर अंडे देते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर पीपल ऑफ रेन फॉरेस्ट की, जो रेन फॉरेस्ट के जो लोग होंगे वो कैसे होंगे। अब रेन फॉरेस्ट के अगर वहाँ का तापमान ऐसा है, ह्यूमिडिटी वैसी है, जैसे कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ की, तापमान भी अधिक होता है, तो फिर वो भी उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेंगे। और वहाँ की जो फसलें होंगी, वहाँ का जो खान पीन होगा वो भी ऐसा ही होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे फूड उगाते हैं। आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन फॉरेस्ट, को जंगलों को पहले साफ़ करते हैं, फिर वहाँ पर अपने फूड का या फिर अपने फसलें वगैरह उगाते हैं, जो कुछ भी वो करते हैं। जैसे कि वहाँ पर जब लोग आदमी जो होगा, पुरुष होगा, शिकार कर रहे होते हैं, एंड फिश अलोंग द रिवर्स, किसका शिकार कर रहे होते हैं, फिशेस का। जब वो मछलियों का शिकार कर रहे होते हैं तो जो औरतें होती हैं, महिलाएं, वो क्या कर रही होती हैं, उन्हें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, जो भी एग्रीकल्चर्स है वहाँ पर खेती बाड़ी की जा रही है, उनका ध्यान रखती हैं, जो फसलें होती हैं। दे मेनली ग्रो, कौन क्या क्या उगाते हैं वो, टैपियोका एंड पाइन एप्पल, स्वीट पोटैटो, मीठे आलू जिसे कहते हैं, ठीक है, शकरकंदी, पाइन एप्पल्स, ये सभी वो लोग उगाते हैं। और यहाँ के जो मेनली क्या करते हैं वो फिशिंग करते हैं, ठीक है। और जो महिलाएं होती हैं वो वहाँ पर वेजिटेबल्स वगैरह उगाते हैं। और वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है, जहाँ हम जलाकर, जैसे कि वहाँ पर देखा उन्होंने कि वहाँ पर बहुत सारे जंगल हैं, तो वो क्या करेंगे, उसे जला देंगे, ठीक है। पहले वहाँ पर वो जो ट्रीज़ होंगे उनको काटेंगे और वहाँ को जला देंगे, वहाँ वाली जगह को जला देंगे। तो वहाँ पर जितनी जगह हो जाएगी साफ़ हो जाएगी, फिर वो वहाँ पर फसलें बीज देंगे। फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा, उस जगह पर जो उनकी उपजाऊ शक्ति है वो कम हो जाएगी, फिर वो उस जगह को छोड़कर चले जाएंगे। क्यों छोड़ के चले जाएंगे, कि उस जगह की जो उपजाऊ शक्ति है वो दोबारा से बन जाए। तो इसलिए वो ये स्लैश एंड बर्न खेती करते थे वो। अब यहाँ पर जो एक स्टेपल फूड है वो कौन कौन सा, मैनियोक को क्या और कहा जाता है, कसावा कहा जाता है, जो कि धरती में उगता है। जैसे कि हम आलू को उगाते हैं वैसे ही वो मैनियोक, जिसे हम कसावा भी कहते हैं, वो उसको उगाते हैं। और जो कैश क्रॉप्स है, कैश क्रॉप्स कौन सी होती हैं, यहाँ पर लिखा है कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जिनको हम मेनली व्यापारिक तौर पर उगाते हैं, जैसे कि जिसे हम मेनली खाने के लिए नहीं, जैसे कि शुगर होगी, या फिर कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं जो जिसे हम, जैसे कि गेहूं हो गया, गेहूं हम मेनली हम खुद खाने के लिए उगाते हैं। पर जैसे कि कैश क्रॉप्स, जैसे कि कॉफ़ी हो गई, टी होगी, कोकोआ, मेज, ये सभी क्या हैं, ये कैश क्रॉप्स हैं जिन्हें मेनली बेचने के लिए उगाया जाता है, व्यापार करने के लिए उगाया जाता है। और जो रेन फॉरेस्ट हैं
ये बहुत ही ज़्यादा लक्कड़ होती है, वो इनके घरों के बनाने में बहुत ही ज़्यादा प्रदान करते हैं यहाँ के जो जंगल हैं। और इनके जो फैमिली हैं, यहाँ पर जो जितने भी फैमिली परिवार जो लोग रहते हैं, वो एक थैस्ड हाउस शेप्ड लाइक बिहेव्स, कि जैसे कि मधुमक्खी के घर नहीं होते, वो वैसे ही अपने घर बनाकर रहते हैं। और इनके जो हाउस होते हैं वो एक बहुत ही तीखी सी होती है, एक उनकी जो उनके छत की ढाल होती है वो थोड़ी सी तीखी होती है, जिसे हम मलोका कहते हैं। क्या कहते हैं? मलोका। मलोका उसे हम जिस घर में वो लोग रह रहे होते हैं उसे हम स्लैंटिंग रूफ होती है, स्टीपली स्लैंटिंग रूफ, उसकी जो छत होती है उसे हम मलोका कहते हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे बदल रहे हैं। अभी यहाँ पर पहले के टाइम में 1970 के पहले तो यहाँ पर लोगों का आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उनको सिर्फ नदी पार करके ही आना पड़ता था। पर 1970 के बाद यहाँ पर क्या हुआ, एक ट्रांस अमेजोन हाईवे बन गया। ठीक है, फिर इसके कारण क्या हुआ कि लोग अलग अलग पहाड़ से यहाँ पर आने लग गए। फिर यहाँ पर एक्सेसिबल हो गया कि यहाँ पर लोग बहुत ही आसानी से पहुँच जाते थे। और यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट थे, जहाज़ थे, हेलीकॉप्टर थे, यहाँ पर क्या इसका बहुत ही यूज़ किया जाने लगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आने लगे। फिर यहाँ के जो स्वदेशी लोग थे, इंडिजिनस लोग थे, इनको यहाँ की जो आबादी थी उसको वो कहीं और चली गई और उन्होंने अपना नया जीवन गुजारना शुरू कर दिया और प्रैक्टिस देयर डिस्टिंक्टिंग वे ऑफ फार्मिंग। वो अपनी जो पहले वाली फार्मिंग किया करते थे उन्होंने वो वहाँ शुरू कर दिया। बट एक बात देखने वाली है कि जैसे जैसे ये डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती गई, इससे क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन होता गया। किस चीज़ की तबाही होती गई? ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ज़मीन की। कैसे होती गई अभी देखते हैं कि यहाँ पर ये एस्टिमेट किया जा रहा है, ये बताया जा रहा था कि यहाँ पर जो रेन फॉरेस्ट हैं ये बहुत ही जल्दी से अब क्या हो रहे हैं, डिसअपेयरिंग हो रहे हैं, कि लुप्त हो रहे हैं। कैसे लुप्त हो रहे हैं? क्योंकि लोग यहाँ के जो जंगल है उनको काट रहे हैं, वहाँ पर खेती कर रहे हैं। तो यहाँ का इन्होंने बताया है कि अभी की बात है वैसे, कि यहाँ पर धीरे धीरे लोग जंगलों को काटते जा रहे हैं और यहाँ पर जो जंगल हैं उनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे, जो जंगल वाला एरिया है वो कम होता जा रहा है। और जो टॉप सोयल है, जो ऊपरी परत होती है उपजाऊ शक्ति वाली, वो क्या होती है, अगर आपको यहाँ पर पेड़ उगाए हुए हैं, अगर आप पेड़ काट देंगे तो जब पेड़ काटने के बाद फिर क्या होगा, पेड़ काटने के बाद जब भी बारिश आएगी तो जो ऊपर वाली परत होगी, कौन सी ऊपर वाली जो परत होगी उपजाऊ शक्ति जिसकी बहुत ज़्यादा होती है, वो बहकर कहीं और चली जाएगी। यहाँ आपको आपके यहाँ पर दिख रहा होगा जैसे कि सबसे पहले ऐसा था। ठीक है, फिर लोग आए यहाँ पर उन्होंने काटना शुरू किया। ठीक है, यहाँ पर जब ये ऐसी शेप थी, फिर जब बारिश होती थी तो यहाँ की जो फर्स्ट लेयर थी, टॉप मोस्ट लेयर होती थी जो भूमि की, तो वो वर्षा के पानी से, रेनफॉल से वो इतनी ज़्यादा इरोड नहीं होती, अपरदन उनका नहीं होता था। पर जब इन्होंने जंगल काट दिए, यहाँ पर थोड़ी सी जगह बच गई, बाकी जगह पर इन्होंने घर बना लिए। तो जब यहाँ पर तीसरी स्टेज में देखो, यहाँ पर कि जो धरती है, वहाँ की जो उपजाऊ वाली मिट्टी है, सब तहस महस हो गई है। तो आपको ये समझना होगा। अब पढ़ेंगे हम लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जो लाइफ है। अभी आप ये इस बात का ध्यान रखना कि हम अभी ये इक्वेटोरियल जो रीजन है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने ये बनाया था, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यहाँ पर 10 डिग्री और 10 डिग्री के बीच में ये सारा इक्वेटोरियल रीजन आता है, इक्वेटोरियल रीजन। तो जो गंगा एंड लाइफ ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन की यहाँ की लाइफ कैसी है, जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, कौन किसकी सहायक नदियां, रिवर गंगा की और ब्रह्मपुत्र की, ये क्या बनाती हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती हैं। अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे और ये आपको पता ही है कि ये भारतीय सब कॉन्टिनेंट पर आती हैं, जो उपमहाद्वीप है भारत का इस पर आती हैं। अभी देखते हैं जो सब ट्रॉपिकल रीजन में आती हैं, ये कौन से जो सब ट्रॉपिकल रीजन होता है। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा वो पोषण है, ये जो पहले पढ़ा था वो उष्णकटिबंधीय रीजन में था, 10 से 20 डिग्री तक। ठीक है, नॉर्थ और साउथ दोनों के। और ये जो सब ट्रॉपिकल है उपोषण रीजन है, ये किस किस के बीच में आता है, 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ, ये आपको दिख रहा होगा। ये 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ के बीच बीच में ये पड़ता है, क्योंकि आपको पता है जो भारत है वो कौन से रीजन में पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो वो भारत में भारत के बीच से होके गुजरती है। आप देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा, ये कहाँ से होके गुजरती है, ये भारत से होके गुजरती है। अभी हम भारत से जो राज्य गुजरते हैं उनको भी हम देखेंगे कि कौन कौन से जो राज्य हैं
जो भारत की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर गुजरते हैं। तो देखते हैं अभी कि जो यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज है गंगा की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, आपको ये याद रखना है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक एंड कोसी। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक एंड कोसी, ये सभी क्या हैं, सहायक नदियां हैं किसकी, गंगा की। अभी हम देखेंगे द प्लेन्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, कि जो प्लेन्स हैं किसके, मैदान हैं गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा के, उनके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम स्टेट देखते हैं कि जो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले यहाँ पर है गुजरात, फिर उसके बाद यहाँ पर है राजस्थान, और यहाँ पर क्या है, मध्य प्रदेश, यहाँ पर है छत्तीसगढ़, और यहाँ पर है झारखंड, यहाँ पर है वेस्ट बंगाल, यहाँ पर है त्रिपुरा, और यहाँ पर है मिजोरम। तो देखना आपको याद रखना है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये सभी राज्य हैं जिनसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो होकर गुजरती हैं। अभी हम देखेंगे कि हिमालय एंड द सुंदरबन डेल्टा आर द मेन फीचर ऑफ दिस बेसिन। ऑक्सबो लेक होती हैं वो यहीं पर बनती है, जो चाप झील जिसे कहते हैं। और यहाँ पर जो इनका जो मानसून होता है वो कौन सा होता है, डोमिनेटेड बाय मानसून क्लाइमेट। यहाँ पर जो वर्षा होती है वो मेनली मानसूनी वर्षा होती है यहाँ के वातावरण में। और वो वर्षा कब कब होती है, मिड जून से लेकर मिड सितंबर तक, मध्य जून से मध्य सितंबर तक यहाँ पर वर्षा होती है। और यहाँ के जो समर्स होते हैं और हॉट एंड विंटर कूल, कि ये तो आपको पता ही है कि समर बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, ठंड में बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। और यहाँ द बेसिन एरिया हैज़ वेरिड टोपोग्राफी, कि यहाँ पर जो बेसिन का जो एरिया है, यहाँ की जो टोपोग्राफी है, जो लैंड फॉर्म है, जो स्थलाकृति है, वो अलग अलग प्रकार की है। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही डोमिनेंट रोल प्ले करता है यहाँ के पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन के डिवीज़न में। जो भी इनकी बंटवारा इनका जो है, जो भी लोगों का, जैसे कि पहाड़ों में है, पर्वतों में जो लोग रहते हैं वो बहुत ही कम रहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पर्वतों में लोग बहुत ही ज़्यादा कम रहते हैं, यहाँ की जो स्लोप्स होती हैं बहुत ही स्टीप होती हैं, बहुत ही तीखी होती हैं, तो यहाँ पर जो लोग इतना रह नहीं पाते, यहाँ पर बहुत ही कम पॉपुलेशन रहती है। और वही आप अगर गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करें तो यहाँ की जो पॉपुलेशन होगी वो बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को इतनी समस्या नहीं आती, खेती बाड़ी करने में भी इतनी समस्या नहीं आती। द प्लेन एरिया प्रोवाइड द मोस्ट सूटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, कि जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर लोगों को रहने में बहुत ही ज़्यादा समस्या नहीं होती, उनको बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंस होती है। इसलिए वहाँ की जो फर्टाइल होती है, सॉयल जो मिट्टी होती है वो भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। और यहाँ का आपको पता है कि जो लोगों का जो ऑक्यूपेशन है, मेनली जो लोग काम करते हैं वो खेती बाड़ी का करते हैं, कौन सा, एग्रीकल्चर का काम करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो डेंसिटी है, लोगों की जो घनता है, वो प्लेन्स में तो बहुत ज़्यादा है बट पर्वतों में बहुत कम है, क्योंकि पर्वतों में जो खेती की जाती है वो भी टेरेस फार्मिंग की जाती है, कि जो भूमि को काट काट कर वो करते हैं कि इरोजन जो अपर्दन होता है वो ना हुआ करे। तो जो कल्टीवेशन है, तो यहाँ मेनली क्या की जाती है, कल्टीवेशन ऑफ पैडी, चावल की खेती यहाँ पर बहुत ज़्यादा की जाती है। कौन से एरिया में, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में, क्योंकि यहाँ पर जो पानी होता है इनको पानी की कमी होती नहीं, तो इसलिए यहाँ पर रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए की जाती है। अभी हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी, कि ये जनसंख्या घनत्व क्या होता है, कि यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है कि ये जो लोगों की रहने की संख्या है, कि 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। जैसे कि इन्होंने बताया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ वेस्ट बंगाल, कि वेस्ट बंगाल की डेंसिटी कितनी है, 1029, कि 1 किलोमीटर में पूरे एरिया का इन्होंने एवरेज होती है ये, कि 1 किलोमीटर में लगभग 1029 लोग रह रहे हैं। और वही बिहार की बात करें तो वहाँ पर 1 किलोमीटर में 1102। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ की है, तो आपको याद रखना है हमारे भारत में जो बिहार है उसकी डेंसिटी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। हमने केंद्र शासित प्रदेशों की बात नहीं की, सिर्फ राज्यों की बात की है। तो ये बिहार की कितनी है, 1102 है। और सबसे कम किसकी है, ये अरुणाचल प्रदेश की है, क्योंकि वो पर्वतीय एरिया है और वहाँ पर लोग जो हैं वो बहुत ही कम है। इसलिए आपको ये याद रखना है, बिहार की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ही कम है। और यहाँ पर जो फसलें उगाई जाती हैं वो कौन कौन सी उगाई जाती हैं, वीट, मेज,
सोरघुम, ग्राम, चने होते हैं ना, मिलेट्स, और अदर क्रॉप्स जैसे कि कैश क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जैसे कि शुगर केन। जो शुगर केन है वो मेनली कैश क्रॉप है ना, कि इसको जितना उगाया जाता है व्यापार करने के लिए इसे उगाया जाता है। और जो जूट होता है इसको भी उगाया जाता है, ये पर्सन कहते हैं। अब देखते हैं, बनाना प्लांटेशन आर सीन इन सम एरियाज ऑफ द प्लेन, कि यहाँ पर हमें केले की जो खेती होती है वो भी हमें देखने को मिलेगी। अब करें बात वेस्ट बंगाल और असम की, तो यहाँ पर क्या किया कि सबसे ज़्यादा किसकी खेती की जाती है? सबसे ज़्यादा टी की खेती की जाती है, चाय की खेती यहाँ पर की जाती है। और यहाँ पर सिल्क इज प्रोड्यूस थ्रू द कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म इन पार्ट्स ऑफ बिहार एंड असम, कि यहाँ पर जो क्या किसकी खेती की जाती है? सिल्क वॉर्म की, रेशमी कीड़े नहीं होते, उनकी खेती की जाती है बिहार और असम में। और माउंटेन्स, इन द माउंटेन्स एंड हिल्स, जहाँ पर स्लोप्स होती हैं बहुत ही डेंस जेंटल होती हैं, और क्रॉप्स होती है वहाँ पर टेरेस फार्मिंग की मदद से वहाँ पर जो फसलें उगाई जाती हैं। अभी देखेंगे हम कि जो वेजिटेशन होती है यहाँ की, वो द वेजिटेशन कवर द एरिया वेरिज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, कि जैसे जैसे यहाँ की जो वेजिटेशन है क्या है, प्राकृतिक वनस्पति है, वो यहाँ की लैंडफॉर्म के अनुसार होगी। जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्री ग्रोथ, की जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा है वहाँ पर कैसी आपको वनस्पति देखने को मिलेगी? ट्रॉपिकल डेसिडुअस उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अलोंग विद टीक, सॉल एंड पीपल, ये सभी पेड़ों के नाम बताए हैं उन्होंने। थिक बैम्बू होती है, बांस वहाँ पर आपको कॉमनली देखने को मिलेगा। और डेल्टा है, डेल्टा एरिया आर कवर्ड विद मैंग्रोव फॉरेस्ट, कि जो यहाँ पर वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है आपको वहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। आपको याद है ना कि वहाँ पर सुंदरी वन का, आपको सुंदरी एक प्रकार की स्पीशीज मिलती है, जिसके कारण ही उसका सुंदरी नाम रखा गया था, सुंदरवन डेल्टा इसलिए रखा गया था। और यहाँ पर उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कैसे पेड़ आपको मिलेंगे? कॉनिफेरस ट्रीज, कौन से शंकुधार होते हैं ना, ऐसे ऐसे वाली शेप वाले ट्रीज मिलते हैं हमें। और यहाँ पर जो हमें पाइन, देवदार और फिर ये हमें आमतौर पे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो ठंडा होता है। और स्लोप्स आर स्टीप्स, यहाँ की स्टीप स्लोप्स होती हैं वो बहुत ही तीखी होती हैं। और यहाँ पर आपको कौन कौन से जानवर देखने को मिलेंगे? यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे एलिफेंट, टाइगर्स, डियर, मॉन्कीज, ये आपको आमतौर पे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और एक आपको एक सींग वाला गेंडा, राइनोसोर्स देखने को मिलेगा। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्रा प्लेन में और इन द डेल्टा एरिया में। और बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर आर फाउंड, ये सभी भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जो एक्वेटिक लाइफ है, जो पानी में जो रहती हैं, कौन कौन से वहाँ पर हैं? जैसे कि यहाँ पर जो फ्रेश रिवर वाटर है, लेक्स एंड बे ऑफ बंगाल सी, द मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ फिश आर, जो यहाँ पर सबसे जो यहाँ का जलीय एक्वेटिक लाइफ में, एक्वेटिक जो पानी वाले भाग में आपको कौन कौन से फिशेस देखने को मिलेंगी? रोहू फिश, कटला, हिल्सा, ये सभी आपको फिशेस वहाँ पर देखने को मिलेंगी। और आपको फिश एंड राइस, जो कि चावल और मछली है, वो वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा लोग खाने वाले वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और टेरेस फार्मिंग आपको यहाँ पर देखिए, ये टेरेस फार्मिंग क्या होती है? टेरेस आर बिल्ट ऑन द स्टीप स्लोप्स टू क्रिएट फ्लैट सरफेस ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन, द स्लोप्स इज रिमूव्ड सो दैट वाटर डज नॉट रन रैपिडली, कि जैसे कि ये ऐसी ऐसी शेप्स होती हैं, सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, कि अगर इसको काट दिया जाता है तो यहाँ पर फसल बीज दी जाती है, कि अगर बारिश आए तो ये वाली जो परत है वो नीचे ना बहकर चली जाए और यहाँ पर थोड़ी बहुत फसल भी उगाई जा सके। इसे हम क्या कहते हैं? टेरेस फार्मिंग कहते हैं। और ये जो पर्वतीय एरियाज़ हैं, जो माउंटेन्स एरिया हैं, वो वहाँ पर ऐसी ही फसल उगाई जाती है। अभी हम देखते हैं कि एसेलरेट द एफर्ट टू अचीव यूनिवर्सल सैनिटेशन, की साफ़ सफाई के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने कौन सा 2014 में 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन है, वो कब शुरू किया गया था? जब गांधी जी का जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 में ये स्वच्छ भारत मिशन अभियान प्राइम मिनिस्टर द्वारा लॉन्च किया गया था। आप ये भी याद जरूर करें कि ये कई बार ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इन्वायरमेंट में पेपर 1 में भी पूछा जा सकता है। तो देखते हैं, द गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स हैव सर्वल बिग टाउन्स, कि यहाँ पर जो गंगा ब्रह्मपुत्रा जो प्लेन्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे टाउन्स बीच में आते हैं। कौन कौन से आते हैं? जैसे कि इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? आपको पता है, खेती करने के लिए पानी मिलेगा, प्लेन एरिया है,
तो यहाँ पर जो आबादी की इन्होंने बात की है कि यहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और ये रिवर के पास ही स्थित हैं। कौन कौन से थे? इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता। और कोलकाता जो है वो कौन सी रिवर के किनारे स्थित है? इसका नाम है हुगली रिवर। हुगली नदी के किनारे कोलकाता स्थित है। और यहाँ पर जितना भी इन लोगों द्वारा कूड़ा करकट फैलाया जाता है, जितना भी जो इनका जो वेस्ट वाटर है वो इन्हीं गंगा या फिर इन्हीं नदियों में बहा दिया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर प्रदूषण है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, इन सभी जो रिवर्स हैं यहाँ पर, ठीक है, ये आपको गंगा दिख रही होगी, इनमें ही बहा दिया जाता है सारा जो पोल्यूशन होता है। और एक रिवर को बचाने के लिए नमामि गंगे प्रोग्राम भी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। और जो यहाँ पर ऑल 4 वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, कि जो चारों तरह के जो ट्रांसपोर्ट हमने पढ़े थे ना, एयरवेज, रेलवेज और ट्रांसपोर्ट वाटरवेज और रोडवेज, ये सभी जो ट्रांसपोर्ट हैं ये बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड हैं इस बेसिन में। और यहाँ का जो एरिया है, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए द वाटरवेज इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पार्टिकुलरली अलोंग द रिवर, कि जो वाटरवेज है वो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही इफेक्टिव मीन्स भी बहुत ही किफ़ायती माना जाता है। यहाँ पर जो कोलकाता है वो रिवर हुगली, हमने ये अभी देखा कि रिवर हुगली पर स्थित है जो हमारा कोलकाता है। द प्लेन्स आर आल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, कि ये प्लेन्स है यहाँ पर बहुत सारे आपको हवाई अड्डे भी देखने को मिलेंगे। और ये जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा आएंगे, क्योंकि यहाँ पर गंगा है। और यहाँ पर जो ताजमहल, यहाँ पर आपको ताजमहल देखने को मिलेगा। ताजमहल कहाँ पर है? यमुना बैंक पर जो ताजमहल स्थित है। और जो इलाहाबाद है वो कहाँ पर है? वो कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा एंड यमुना, जब वहाँ रिवर गंगा एंड यमुना मिलती हैं वहाँ पर आपको इलाहाबाद देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर बुद्धिस्ट स्तूपास होते हैं वो देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश में और बिहार में। और लखनऊ विद इट्स इमाबारा, ठीक है, लखनऊ इट्स। असम विद काजीरंगा, असम में क्या है? काजीरंगा है। काजीरंगा क्या है? काजीरंगा और मानसिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। और काजीरंगा को ही वन हॉर्न, एक सींग वाला गेंडा के लिए बहुत ही अच्छे से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर जो आपको कल्चर देखने को मिलता है वो भी बहुत ही अलग अलग तरह का होता है। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं, जो पर्यटक होते हैं वहाँ पर बहुत से टूरिस्ट यहाँ की जगह को देखने के लिए आते हैं। तो देखते हैं हम अब हमारे आगे क्वेश्चन, नेम द कॉन्टिनेंट इन विच द अमेजोन बेसिन इज लोकेटेड, कि हमने उस कॉन्टिनेंट का नाम बताना है जहाँ अमेजोन बेसिन लोकेटेड है। तो वो कौन सा था? साउथ अमेरिका था। विच आर द क्रॉप्स ग्रोन बाय द पीपल ऑन द अमेजोन बेसिन, कि जो अमेजोन बेसिन पे लोग कौन कौन सी फसलें उगाते हैं? अभी आपको याद होगा, जैसे कि स्वीट पोटैटो था और वहाँ पर कसावा टाइप का था, ठीक है, कसावा, ये सारी फसलें जो उगाते थे वहाँ पर लोग उगाते थे। नेम द बर्ड दैट यू लाइकली टू फाइंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेजोन, कि आपको याद होगा टूकन था, है ना, टूकन, हमिंग बर्ड, ये सभी बर्ड्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और व्हाट आर द मेजर सिटीज लोकेटेड ऑन रिवर गंगा, इसका जो आंसर होगा इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, ये सभी यहाँ पर हमें पाए जाते हैं। वेयर इज वन हॉर्न राइनोसोरस फाउंड, कि एक सींग वाला गेंडा हमें काजीरंगा में देखने को मिलता है, ठीक है, वो कहाँ पर है? असम में है। टिक द करेक्ट आंसर। टूकन क्या है? एक प्रकार का बर्ड है। मैन्योक क्या है? मैन्योक एक प्रकार का एक स्टेपल फूड है जो कि अमेजोन में पाया जाता है। इसका आंसर ये भी लिखना था आपने कि क्रॉप्स कौन कौन सी अमेजोन में पाई जाती थी, तो ये मैन्योक भी था। कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द रिवर, हुगली पर स्थित है जो कोलकाता है वो रिवर हुगली पर स्थित है। और जो देवदार है, देवदार कौन से पेड़ थे? ये कॉनीफेरस पेड़ थे। कौन से? कॉनीफेरस, शंकुधारी वन थे ये। बंगाल टाइगर से कहाँ पर हमें देखने को मिलता है? ये हमें डेल्टा एरिया में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखते हैं कॉटन टेक्सटाइल का क्या आएगा? असम, टेरेस फार्मिंग, सेरिकल्चर, स्लांटिंग रूफ, गंगा, वाराणसी एंड फिश। तो कॉटन टेक्सटाइल वाराणसी में है। मलुका क्या है? मलुका एक स्लैंटिक रूफ। पिराना क्या? एक प्रकार की फिश है। सिल्कवर्म क्या है? सेरिकल्चर, रेशम के कीड़े की जो खेती की जाती है उसे हम सिल्कवर्म कहते हैं। काजीरंगा, काजीरंगा क्या है? काजीरंगा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि असम में पाई जाती है। तो चलिए हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कुछ समझ ना आया हो, वो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।